हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज के दिन निफ्टी में हमें फ्लैट सी ही क्लोजिंग देखने को मिली है। तो वहीं एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो एडवांस करने वाले शेयर्स ज़्यादा थे, लेकिन डिक्लाइन करने वाले शेयर्स हमें कम देखने को मिले हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर आप एफआईआईज की बिकवाली पर ध्यान देंगे तो लगभग 3,000 करोड़ की यहाँ पे बिकवाली हमें देखने को मिली है। और मैं शुरू से ही दिसंबर मंथ से ये चीज़ बोलता आ रहा हूँ कि जैसे जैसे बजट नज़दीक आता जाएगा, एफआईआईज की बिकवाली जो है और इंटेंस होती जाएगी, मार्केट में और भी ज़्यादा आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो हमें नीचे के लेवल्स पर तैयार रहना है, कैश में बने रहना है, ताकि जब एक डिप आए तो अच्छे अच्छे स्टॉक्स को आप अपने पोर्टफोलियो में फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ले सकें। स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले एक बार हम निफ्टी को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रेशर बनेगा तो स्टॉक्स में भी और ज़्यादा प्रेशर बनेगा और वो और भी करेक्टिव लेवल पर आपको जो है तो अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल अगर आप पिछले 2-3 वीक का ट्रेंड देखेंगे तो निफ्टी बोलिंजर बैंड के मिडिल बैंड में कंटिन्यू यहाँ पे सपोर्ट लेता आ रहा है। अब यहाँ पे जो है तो दिग्गज स्टॉक्स के Q3 नंबर आने शुरू हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ इवेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे बजट का आना 1 फेब को। कल की हम बात करें तो एक्सपायरी तो है ही, साथ ही साथ इन्फ्लेशन के भी नंबर कल हमें रिलीज होते हुए मार्केट आवर्स के बाद देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में करना क्या है, कुछ स्टॉक्स को ले लीजिए जो ऑलरेडी अच्छे करेक्शन पर आपको अभी देखने को मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ उनको आप रडार में रखिए, क्योंकि Q3 के नंबर एक बार देख लीजिए। क्योंकि Q3 के जब नंबर आते हैं तो उन स्टॉक्स में आपको 3% 4% की या तो तेजी देखने को मिल जाएगी या तो गिरावट देखने को मिल जाएगा। तो बेहतर यही है कि वो इम्पैक्ट आप उन स्टॉक्स में हो जाने दीजिए, और Q3 के नंबर देखने के बाद, चूंकि ऑलरेडी अगर वो स्टॉक्स करेक्टेड हैं, 18 से 20% का करेक्शन अगर स्टॉक्स में है, तो वो स्टॉक्स आपको और भी चीपर लेवल 20 to 24% के करेक्शन पर मिल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए। तो बेटर है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, Q3 के नंबर आ जाने दें। अब जैसे निफ्टी की अगर हम बात करें तो इस तरीके की जिस तरीके से एफआईआईज कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं, अगर ये बिकवाली इंटेंस होती रही तो आने वाले टाइम में ये 50 डे मूविंग एवरेज के नियर अबाउट भी ये इंडेक्स जो है जाता हुआ देखने को मिल सकता है, और स्टॉक्स भी और ज़्यादा करेक्ट हो सकते हैं। और देखिए, ऐसा मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि इस बार होगा, ऐसा पास्ट में कई बार होता आया है, क्योंकि बजट के पहले फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में एक जो है तो आप कह सकते हैं इनसिक्योरिटी टाइप की रहती है, और इसलिए वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो वो प्रॉफिट बुकिंग आपको इस बार भी देखने को मिल सकती है। अगर अगर ये जो ट्रेंड है पिछले साल से या उसके पहले की बात करें, कंटिन्यू होता है और इस साल भी कंटिन्यू होता है, तो यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसे में आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स को रडार में रखना है जिनके वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गए हैं, दिग्गज स्टॉक हैं, मार्केट लीडर हैं। ऐसे स्टॉक को अपने रडार में रखिए। ऑलरेडी उनमें ऑल अबाउट मैं कहूँगा यहाँ पे लगभग 20% का करेक्शन अवेलेबल हो, तो उनको रडार में रखिए। और ज़्यादा गिरेंगे तो अच्छे चीपर लेवल पर उनमें जो है तो खरीदारी की जा सकती है। इनफैक्ट करेंट लेवल की भी बात करें तो छोटी मोटी क्वांटिटी से फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट किया जा सकता है। अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, 5 साल का अगर मीडियन पी देखेंगे आप तो 74.2 का है, एंड 74 पॉइंट समथिंग का इसका जो है तो करंट पी भी चल रहा है। 3 साल के वैल्यूएशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे ये सस्ते लेवल पर आपको देखने को मिलेगा पिछले 3 साल में। स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स। अब सवाल ये है कि ये स्टॉक मैं क्यों लेके आया हूँ। सबसे पहली बात कि पेंट सेक्टर का मार्केट लीडर है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, निफ्टी 50 का ये स्टॉक है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे कंटिन्यू एक हेल्दी कैश फ्लो यहाँ पे कंपनी जनरेट करती आई है। नंबर 4, कंपनी का कैपेसिटी एक्सपेंशन भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट अगर हम बात करें पेंट्स के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होते हैं, चाहे टाइटेनियम डाइऑक्साइड की बात किया जाए या फिर वीईएम की बात किया जाए, जो कि वीएम जनरेट होता है किससे, वीएएम से। और हमारी कंट्री में वीएम जनरेट करने वाली कोई भी कंपनी, हालांकि कंपनी है पिडीलाइट है, लेकिन वो हमारी कंट्री में वो जो है तो मैन्युफैक्चर नहीं करती है। लेकिन एशियन पेंट्स जो है वो अब यहाँ पे वीएएम को मैन्युफैक्चर करेगी, जिससे निकलता है वीएम, जो कि एक रॉ मटेरियल है पेंट्स बनाने के लिए। तो एक तरीके से आप ये देख सकते हैं कि ये ऐसी पहली पेंट कंपनी बनने वाली है जो कि एक इंटीग्रेटेड पेंट का मैन्युफैक्चरिंग करने वाली है। मतलब इनका एक इन हाउस जो है तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको देखने को मिलेगा, जहां ये रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करेंगे और पेंट को भी ये जो है तो मैन्युफैक्चर करेंगे। तो ऐसी कंपनियां जो है तो जब फियर के माहौल में हो, फियर किस चीज़ का है, फियर है यहाँ पर ग्रासिम के एंट्री का। तो ऐसा माना
माना जा रहा है कि ग्रासिम जो है तो पेंट सेक्टर में उसने अनाउंस कर दिया है कि एंट्री लेने वाला है, और जिस तरीके का वो पैसा लगा करके एंट्री कर रहा है तो एशियन पेंट्स का लगभग 80% जो कैपेसिटी होगा उस लेवल का वो वहाँ पे जो है तो उस कैपेसिटी के साथ पेंट सेक्टर में उतर रहा है। और इस चीज़ को यहाँ पे इन्वेस्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग फॉर्म में लिया है, और यही रीज़न है कि क्रूड के दाम गिरते जा रहे हैं लेकिन किसी भी पेंट के स्टॉक में आपको तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है, चाहे वो एशियन पेंट्स हो या चाहे बर्जर पेंट। और दोस्तों यही रीज़न है कि जितने भी पेंट के स्टॉक्स हैं वो एक अच्छे वैल्यूएशन पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहें पेंट स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो चाहे एशियन पेंट्स हो चाहे बर्जर पेंट हो, दोनों के साथ जा सकते हैं। और अगर किसी एक के साथ जाना है तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप एशियन पेंट्स के साथ जाएं, क्योंकि मार्केट लीडर के साथ जाने में एक सिक्योरिटी भी आपको पोर्टफोलियो में मिलती है। बाकी कंपनी दोनों ही अच्छी है, एशियन पेंट्स भी अच्छी है, बर्जर पेंट भी अच्छी है। बर्जर पेंट यहाँ पे थोड़े बेटर वैल्यूएशन पे मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है, तो जो लोग एक वैल्यू इन्वेस्टर हैं थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो वो बर्जर पेंट के साथ जा सकते हैं, और जो कम रिस्क के साथ एक सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो एशियन पेंट्स के साथ जा सकते हैं। कंपनी के आरओई आरओसी की बात करें तो वो आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेंगे। फ्री कैश फ्लो पिछले 5 साल में देखेंगे 8,000 करोड़ का है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है, और यहाँ पे अगर कंपनी के यहाँ पे स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो इंडेक्स को इसने हर मामले में बीट किया है, लेकिन पिछले 1 साल से अगर आप देखेंगे तो मैसिव करेक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आईटी स्टॉक्स की तरह पेंट सेक्टर भी पिटे हुए हैं। इनफैक्ट एफआईआईज और डीआईआईज की बात करें तो पिछले क्वार्टर में उन्होंने अपनी होल्डिंग को थोड़ा बहुत यहाँ पे इंक्रीज किया है, लेकिन जो मेजर पॉइंट है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का, तो वहाँ पे वो स्टॉक आपका मार्केट लीडर हो, अच्छी बात है। उसके साथ साथ आप उसके सेल्स देखिए, वो कंटिन्यूअसली हर साल आपको बढ़ते हुए देखने चाहिए। प्रॉफिट जो है वो कंपनी का हमेशा बढ़ता हुआ मिलना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं, वो बात अलग है, चाहे वो कोविड का हो या फिर कुछ और, लेकिन जो भी रीज़न है वो टेम्पररी रीज़न होने चाहिए। कोई भी परमानेंट डेंट कंपनी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। अब अगर हम इस स्टॉक को ऑल टाइम हाई से देखें तो आपको 18% के यहाँ पे ऑलमोस्ट करेक्शन देखने को मिलेंगे। तो कोई भी स्टॉक, ऐसा दिग्गज स्टॉक आपको लगभग 20% के करेक्शन पर अवेलेबल हो तो उस पर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और हाँ, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इसमें आप एक बार Q3 के नंबर देख लें, उसके बाद जो है तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करें, क्योंकि वहाँ पे नंबर अगर वीक होते हैं तो स्टॉक में और भी ज़्यादा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग फ्रेश स्टार्ट लेना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ द पॉइंट। मैंने पहले भी बोला था 3,000 के नीचे अगर ये स्टॉक मिलता है तो एक बहुत अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है इस स्टॉक में की जा सकती है। इस स्टॉक के अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 2850 का एक सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो दूसरा सपोर्ट है वो आपको 2650 पे देखने को मिलेगा। तो ये 3 लेवल भी आप चाहें तो फर्दर ध्यान में रख सकते हैं। बात करते हैं अगले स्टॉक की, तो इस स्टॉक को मल्टीपल टाइम्स मैंने कवर किया है, और यहाँ पे वैल्यूएशन देख के आई थिंक आप आइडिया लगा सकते होंगे कि ये कौन सा स्टॉक है। अगेन मीडियन पी अगर हम 5 साल का देखें तो 137 का है, और करेंट पी जो है तो वो नियर अबाउट 100 आपको देखने को मिलेगा। स्टॉक का नाम है डी मार्ट, 109 के पी पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे भी जो है तो कंपनी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे डेट फ्री देखने को मिलती है, और कंपनी जिस तरीके से एक्सपेंशन कर रही है, जिस तरीके से कंपनी की सेल्स ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे, उसी का इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक प्राइस सीएजीआर में देखने को मिलेगा। मोर देन 20% के सीएजीआर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। इनफैक्ट यहाँ पे अगर हम प्रमोटर माफ़ कीजिएगा एफआईआईज और डीआईआईज के होल्डिंग की बात करें तो वो भी पिछले क्वार्टर में यहाँ पर इंक्रीज हुई है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पे हर साल कंपनी की सेल्स ग्रोथ बढ़ती आई है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी आपको हर साल यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। रिसेंटली कंपनी के Q3 के बिजनेस अपडेट आ चुके हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है स्टॉक प्राइस में पड़ चुका है। तो आई थिंक Q3 के जो रिजल्ट आएंगे उससे कुछ खास यहाँ पे कंपनी के स्टॉक प्राइस पर फर्क नहीं पड़ेगा। और इस स्टॉक के बारे में मैंने पहले भी कहा है, अगर 4,000 के नीचे ये स्टॉक आता है तो एक बहुत अच्छी वैल्यू इन्वेस्टिंग है। इनफैक्ट जो लोग फ्रेश स्टार्ट इसमें करना चाहते हैं, करेंट मार्केट प्राइस पर इस स्टॉक को चाहे ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो अगला सपोर्ट इसका निकल के आता है 3500 पर, तो इस लेवल पर भी आप फोकस कर सकते हैं। स्टॉक यहाँ पे आता है तो इसको फर्दर ऐड कर सकते हैं, और हर 250 के फॉल पर अगर आप चाहें तो इसमें एक या फिर हर 500 के फॉल पर यहाँ से इसमें जो है तो क्वांटिटी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इन्फोसिस और एचसीएल के लिए, क्योंकि टीसीएस के रिजल्ट आ चुके हैं और कल इन्फोसिस और एचसीएल का रिजल्ट आएगा। तो कल के दिन
कुछ भी हलचल हो सकती है इन्फोसिस एचसीएल में अप या डाउन की, लेकिन जो यहाँ पे रिजल्ट का इम्पैक्ट है वो आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जिस तरीके से टीसीएस के नंबर आए हैं, एक्सपेक्टेड है कि एचसीएल और इन्फोसिस के भी नंबर थोड़े से माइल्ड आपको या फिर मिक्स टाइप के देखने को मिल सकते हैं, और उस हिसाब से उनके स्टॉक प्राइस में भी थोड़ा बहुत और करेक्शन हो सकता है। तो इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो डेफिनेटली यही कहूँगा एक बार Q3 के नंबर देख ले। बाकी ऐसे दिग्गज स्टॉक, कोई भी अच्छा स्टॉक, एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कंपनी का कैश फ्लो हेल्दी होना चाहिए, मार्केट लीडर होना चाहिए, और अगर ऐसे स्टॉक आपको फियर में मिले तो वहाँ पे बाई किया जाता है। ग्रीड की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उस समय आपको होल्ड करना चाहिए। बाकी शॉर्ट टर्म के जो इन्वेस्टर हैं वो फियर में बाई करते हैं और ग्रीड में उसको सेल कर देते हैं। तो ये स्ट्रेटजी होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंपाउंडिंग का बेनिफिट लेना है तो डेफिनेटली फियर में उन स्टॉक्स को आप ऐड कर सकते हैं। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।